गाइस, मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा देंगे। जय हिंद जय सिया लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से। भैया चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, उसकी यूनिट 3 फ्रेश यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप मुझे थम्स अप का इशारा दोगे तो मैं क्लास को स्टार्ट कर दूंगा। आपकी इजाजत चाहिए थम्स अप के इशारे के साथ। जल्दी से बच्चों, जल्दी से, ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर दूं। जल्दी भाई जल्दी। चलो चलो, इशारा मिल गया। समझदार को इशारा ही काफी है। अपने को भी इशारा मिल गया भाई। चलो उस्ताद, देखो जी क्या स्टार्ट कर रहे हैं आज। एक बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चीज है। आज की क्लास में हवाई फायर नहीं होगी। आज की क्लास में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चीज करेंगे। और दोस्तों, दिस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एस्पायरेंट हमेशा जानना चाहेगा कि सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्पीच क्या होती है। भाई साहब, सबसे बड़ा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट क्या होता है? किसी कंपनी का डॉक्यूमेंट नहीं, किसी भी देश का बजट सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्पीच होती है और सबसे बड़ा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। तो इस बजट को कैसे बनाया जाता है, दिस बजट मेकिंग प्रोसेस वी आर लर्निंग इन दिस यूनिट। तो दोस्तों, दिस इज योर यूनिट 3। इसमें बजट मेकिंग प्रोसेस के अलावा बहुत सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ बजट मेकिंग प्रोसेस होगा। ठीक है जी, चश्मा उतार देता हूं और बातें करते हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं पहले, उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, देखो जी, हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। मोदी जी की गवर्नमेंट जो चल रही है, इस गवर्नमेंट को हम बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट। मानते हो? हर एक स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है, जिसका हेड होता है चीफ मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा स्टेट के अंदर म्युनिसिपल गवर्नमेंट भी होती है, छोटी छोटी लोकल गवर्नमेंट, पंचायत वगैरह में जो होती है उसे लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। अलग अलग गवर्नमेंट है। आपकी और मेरी फैमिली भी है। तो ऐसा मानते हैं सब के सब लोग ये अपना अपना बजट बनाते हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल बजट, यूनियन बजट या सिर्फ गवर्नमेंट बजट। अब पहले तो जान लेते हैं ये बजट होता क्या है आखिर। देखो, हर एक बच्चा जानता है कि हमारे देश की सरकार देश के अंदर बहुत सारा पैसा खर्च करती है। स्कूल बनवाएगी, हॉस्पिटल बनवाएगी, सड़क बनवाएगी, ब्रिज बनवाएगी, गंगा नदी यमुना नदी की सफाइयां करवाएगी, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्कीम निकालेगी, फ्री में राशन बांटेगी, बिजली में कंसेशन देगी। यह सब पैसा, बहुत सारा पैसा खर्चती है या नहीं खर्चती है? सब बच्चों को पता है, खर्च करती है। तो गवर्नमेंट का बहुत सारा खर्चा होता है। दिस इज कॉल्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या फिर आप इसको प्यार से बोल दो पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा खर्च करती है, यह बात मानने वाली है। बहुत सारी चीजों पर खर्चा करती है। अब गवर्नमेंट कुछ पैसा जनता से वसूल भी करती है। अब तुम विदाउट हेलमेट चलोगे, चलान काट देगी। पोल्यूशन नहीं होगा, बाइक स्कूटी कार का, चलान कट जाएगा। विदाउट सीट बेल्ट कार चलाओगे, चलान कट जाएगा, है ना। सरकार चलान भी काटती है। अगर तुम लाइसेंस बनवाने जाओगे तो सरकार फीस भी लेगी। तुम इनकम अर्न करोगे तो सरकार टैक्स भी लगाएगी। तो टैक्स और नॉन टैक्स, बहुत सारे तरीके से सरकार पैसा रिसीव भी करती है। जो भी पैसा सरकार रिसीव करती है वो सरकार की रिसिप्ट होती है। रिसिप्ट को आप गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बोल सकते हो, है ना। तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पैसा हमारे देश में से वसूल भी करती है और हमारे देश के ऊपर कुछ ना कुछ पैसा खर्च भी करती है। बिल्कुल करती है, मानते हो इस बात को? पायल कदम थोड़े से बेसिक्स बता रहा हूं, उसके बाद आऊंगा प्रोसेस कैसे है बजट बनाने का।
तो सरकार हर साल एक आइडिया लगाती है। आइडिया लगाने को बोलते हैं अनुमान लगाना, एस्टीमेट। हर साल एस्टीमेट लगाती है सवाई गोयल कि आने वाले साल में यानी नेक्स्ट ईयर में सरकार कितना पैसा जनता के ऊपर खर्च करेगी, कितना पैसा खर्च करेगी और जनता से कितना कितना माल वसूल करेगी, चाहे टैक्स चार्ज करे या कुछ भी करे। सरकार एक डॉक्यूमेंट फ्रेम करती है। डॉक्यूमेंट मतलब एक कागज पर लिखती है कि यहां यहां हमें खर्चा करना है, यहां यहां से माल आएगा। उस कागज को ही बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। पहले ये बही खाता लाल किताब के अंदर होता था, मतलब जो बजट होता है वो पहले एक लाल किताब के अंदर होता था। आजकल जमाना बदल गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो भी एक टैबलेट के अंदर होता है। हमारे देश के अंदर बजट को सुनाने का काम, जब बजट बन जाता है तो बजट की जो स्पीच दी जाती है बोलते हैं बजट सुनाया जा रहा है, देश को बजट के बारे में बताया जा रहा है। तो बजट की स्पीच कौन देता है? बजट की स्पीच वो देता है जो होता है देश का फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर। अभी हाल फिलहाल निर्मला सीतारमन है, तो वो देती है। ठीक है, अब देखो दोस्त, आपको एक बात बताता हूं। हमारे देश में बजट बनाने की जिम्मेदारी किसके पास है? ज्यादा बच्चों को नहीं पता होगा। देश के प्रेसिडेंट के पास है। किसके पास? देश के प्रेसिडेंट के पास है। हमारे देश का प्रेसिडेंट आर्टिकल का, जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 है, उसमें लिखा हुआ है देश के बजट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट अपनी जिम्मेदारी लेकर यह ड्यूटी फाइनेंस मिनिस्टर को सौंपता है। कहता है मैं कह रहा हूं तू बजट सुना दे देश को। तो देश का प्रेसिडेंट फाइनेंस मिनिस्टर को अलाउ करता है, वो भी आर्टिकल 77 क्लोज 3। खैर इतना लॉ याद नहीं करना यहां पर, मैं तो ऐसे ही बता रहा था। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 77 में क्लोज 3 है, उसके अनुसार फाइनेंस मिनिस्टर को प्रेसिडेंट ये ड्यूटी सौंपता है कि आप जाके जनता को बताओ देश का बजट क्या है, यानी आने वाले समय में हम कहां कहां खर्चा करने वाले हैं और कहां कहां से लोगों से माल वसूलने वाले हैं। उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताते, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू बताते हैं, मतलब अंदाजा लगाई हुई। क्योंकि असलियत में जब खर्चा हो रहा होगा तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर या एक्चुअल टैक्स कुछ भी हो सकते हैं, थोड़े थोड़े बदलाव होते रहते हैं। ठीक है, एक अंदाजा पहले ही बता दिया जाता है। अब भाई साहब, पहले के जमाने में यह बजट कब आता था? जो बजट है यह कब आता था? पहले के जमाने में जो भी फरवरी का लास्ट दिन होता था, 28 फरवरी या 29 फरवरी, तो उस दिन देश के अंदर बजट अनाउंस किया जाता था। देश के अंदर बताया जाता था कि भैया इतना पैसा सरकार खर्च करेगी, इतना पैसा तुमसे वसूलेगी। लेकिन अब बीते हुए कुछ सालों में, 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, उसके बाद से 2016 के बाद से 2017-18 का जो फाइनेंशियल ईयर था, तब 1 फरवरी को बजट की स्पीच सुनाई जाती है। 1 फरवरी को, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि बजट बनाना है 2025-26 का, देखो आज की बात नहीं कर रहा, बहुत आगे ले गया आपको। 2025-26 का मतलब ये ईयर 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2026 को खत्म हो जाएगा। तो 1 अप्रैल को तो ईयर स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 अप्रैल से तो सरकार खर्चे करना स्टार्ट कर देगी। तो उससे पहले 1 फरवरी 2025 को सरकार देश की जनता को बताएगी कि सरकार ने बजट में क्या क्या सोचा है, कहां कहां खर्चा करेगी, कहां कहां से माल वसूलेगी। समझ रहे हो? ओके, रिपोर्ट है। तो यह पता लग गया कि बजट कब आता है। और एक अंदर की बात बताऊंगा कि 2017-18 से पहले देश का बजट 2 पार्ट में आता था। एक्चुअली पूरी कंट्री में एक रेलवे जो डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, तो हमारे एक दिन तो देश का पूरा बजट सुनाया जाता था और एक रेलवे बजट है वो अलग से बनाया जाता था, फिर रेल मंत्री उसको सुनाते थे।
लेकिन 2016 के बाद जो 2017-18 का फाइनेंशियल ईयर आया था, तब से सिस्टम खत्म कर दिया। रेलवे बजट अब अलग से नहीं आता, रेलवे बजट इसी बजट के अंदर शामिल होता है, और ये 1 नंबर का एमसीक्यू मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ है। देवांश, समझे इस बात को? ओके यसीरा, इस बात को समझ गए तुम? तो आपको मैंने कुछ बातें बताई, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट पढ़ रहे हैं। बजट में क्या लिखा होता है कि आने वाले फिस्कल ईयर, आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर सरकार कितना कितना पैसा खर्च करेगी और कितना कितना पैसा वसूलेगी, ये सब चीजें लिखी होती है। इतनी बातें ओके है? अब सुनो, देखो दोस्तों, अगर मैं कहूं कि बजट नाम का शब्द हमारे देश के संविधान में एग्जिस्ट करता है, बजट नाम का शब्द क्या हमारे देश के संविधान में एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। बजट नाम का कोई शब्द ही नहीं होता। हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 112 में शब्द लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल मतलब ईयरली, फाइनेंशियल मतलब पैसों वाली स्टेटमेंट। हमारे देश की सरकार एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी करती है, लेकिन हम लोकली उसको बजट बोल देते हैं। और खुशी की बात यह है, आज आपको एक मस्त चीज जानने को मिलेगी कि देखो जो अभी हो रहा है भाई साहब, जब देश का बजट सुनाया जाता है, ये लो जी सुना दिया, उसको लागू किया जाता है 1 अप्रैल से। लेकिन एक स्पेशल कहानी होती है, जो इलेक्शन ईयर होता है, क्या होता है? इलेक्शन ईयर होता है। जिस साल में इलेक्शन होने होते हैं उस साल 1 फरवरी को बजट नहीं आता, उस साल एक टेम्परेरी बजट आता है जिसे बोलते हैं इंटरिम बजट। क्या बोलते हैं? इंटरिम बजट। जैसे कि इस साल इलेक्शन थे, प्रधानमंत्री वाले इलेक्शन की बात कर रहा हूं, इस साल इलेक्शन थे, इस साल 1 फरवरी को इंटरिम बजट आया था। और जब देश की सरकार चुनी जाती है, सरकार के बाद एक कोई भी डेट हो सकती है, उस डेट को फाइनल बजट आता है। और आपको एक खुशी की बात, आज ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे देश में इस साल इंटरिम बजट तो आ चुका था, अब फाइनल बजट आ रहा है कल यानी 23 जुलाई को। तो कल 23 जुलाई को फाइनल बजट आएगा। यह क्या हुआ? ऐसा बोलते हैं भाई, अगर इलेक्शन वाले ईयर में सरकार ने बजट बना दिया तो सरकार जनता को लुभा देगी, सरकार बहुत सारी स्कीम लॉन्च कर देगी जिससे जनता खुश हो जाएगी। जनता खुश हो जाएगी तो फिर सरकार को वोट देगी। तो बायसनेस खत्म करने के लिए, जनता को इन्फ्लुएंस करने का मामला खत्म करने के लिए यह बोला गया है कि इंटरिम बजट होता है, वो आंतरिक बजट बोलते हैं उसको, अंतरिम भी बोल देते हैं, वो थोड़े से दिनों का बजट होता है, ठीक है। मेन फाइनल बजट आपका सरकार चुनने के बाद होता है। तो दिस इज द फैक्ट, ये गिवन है आपके मॉड्यूल के अंदर भी। लेकिन अभी मॉड्यूल को छोड़ दो, बहुत बेसिक बातें बता रहा हूं, इसको ध्यान रखो, ठीक है जी। ओके चलो देखो जी, सरकार ये आइडिया लगाती है कि सरकार कितना पैसा खर्च करेगी, टोटल एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में मैंने टीई बोल दिया। सरकार यह भी आइडिया लगाती है कि सरकार को टोटल रेवेन्यू कितना होगा, टोटल रेवेन्यू बोल दो या टोटल रिसिप्ट बोल दो, ये दोनों का आइडिया लगाती है। अगर सरकार ने सोचा कि टोटल एक्सपेंडिचर 100 रुपया होगा, टोटल रेवेन्यू भी 100 रुपया होगा, तो जिस केस में टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू बराबर होते हैं उस केस को बोलते हैं ये बैलेंस बजट है। कौन सा बजट है? बैलेंस्ड। बिल्कुल, जितना पैसा सरकार खर्चेगी उतना ही पब्लिक से वसूल भी लेगी। ऐसा बजट बेसिकली बनता नहीं है, ठीक है। अगर सरकार को यह लगता है कि सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर 100 रुपया होगा लेकिन टोटल वसूली सरकार पब्लिक से 90 करेगी, तो सरकार को यहां बेनिफिट हो गया या नुकसान हो गया? बताओ, सरकार को यहां नुकसान हो गया। खर्चा तो ज्यादा करेगी, पब्लिक से लेगी कम। तो जब टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, टोटल रिसिप्ट कम है, तो सरकार को यहां लॉस हो रहा है। इस लॉस को बोलते हैं डेफिसिट। दिस इज कॉल्ड डेफिसिट बजट। ऐसा ही बनता है। अब ये बीच का पैसा सरकार कहां से लाती है वो धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। अगर सरकार को लगता है कि सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर 100 के होंगे और सरकार की टोटल रिसिप्ट 120 की हो जाएगी, मतलब सरकार खर्च करेगी 100 रुपया, वसूल लेगी 120, तो सरकार के पास 20 रुपया एक्स्ट्रा पड़ा रह गया। दिस इज कॉल्ड सरप्लस बजट। ऐसा बजट नहीं बनता,
इन सबकी सिग्निफिकेंस, कहानियां सब बताई जाएंगी आपको। ये मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था आपको बजट का एक तरीके से। जब बजट बनाती है सरकार तो बहुत सारी चीजों को ध्यान रखती है कि देश की ग्रोथ बढ़ती रहे, इनइक्वालिटी देश के अंदर कम हो जाए, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाए, स्टेबलाइजेशन बनी रहे। ये सब पर्पस सरकार सोच के चलती है। तो ये सब सोचते हुए सरकार बजट बनाती है। अब अभी भी चैप्टर शुरू नहीं कर रहा, बस अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या तुम्हें पता है कि हमारे देश की सरकार का पैसा कौन से अकाउंट में रखा होता है? नाम बताओ। हमारे देश की सरकार का पैसा कौन से अकाउंट में रखा होता है? क्या इसका नाम पता है? बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है ये। यूपीएससी वाले आईएएस ऑफिसर की जो तैयारी करते हैं उनको पढ़ना पड़ता है ये। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ है कि आईसीआई इंस्टीट्यूट ने आरटीपी लॉन्च किया है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, पहले नहीं होता था। इस आरटीपी को ढंग से जानना जरूरी है। आज अपने सीए वाला बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पे शाम को 5:30 पर मात्र आधे घंटे के लिए आ जाना। जो इस बार का आरटीपी आया है उसमें कुछ गलती भी की है आईसीआई ने, क्या मिस्टेक की है वो भी क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताऊंगा। आपको एक बार आइडिया भी हो जाएगा कि हम आप पढ़ क्या रहे हैं और पेपर में क्या आता है। समझ रहे हो? बड़ा जेन्युइन आरटीपी है तो उसको डिस्कस करना जरूरी है। आपका आधा घंटा लूंगा, आधा घंटे तक आपको मेरे साथ रहना होगा, प्रॉमिस कर लो खुद से। आज शाम को 5:30 बजे हर एक बच्चा लाइव चाहिए मुझे। स्विस बैंक, आरबीआई, बीओपी। अब देखो जी, देश की सरकार का सारा पैसा इन 3 अकाउंट के अंदर रखा होता है। ये 3 फंड्स हैं। एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तीसरा है पब्लिक अकाउंट। 3 सेपरेट पार्ट के अंदर आपको मस्त जान के खुशी होगी कि कुछ नया जान रहे हो, पहले कभी नहीं पढ़ा है, बहुत प्रैक्टिकल चीज है। अच्छा जी, एक रखा होगा ये पैसा आरबीआई के पास, लेकिन अकाउंट्स के नाम है ये। चलो जी, ये दोनों आरबीआई के पास होते हैं, ये स्पेशल चीज है, ये बताऊंगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है? ये सरकार का टोटल पैसा होता है मेन। सरकार इस पैसे को निकालकर सड़क बनवा सकती है, रोड बनवा सकती है, जो भी काम करना होता है सरकार वो करवा सकती है। समझ रहे हो? वो करवा सकती है, ठीक है। लेकिन इस पैसे को विड्रॉ अगर सरकार करेगी तो विड्रॉ करने के लिए अप्रूवल चाहिए होगा। किसका? देश की पार्लियामेंट का, संसद के जो नेता हैं उन सबका वोटिंग होगी, अप्रूवल चाहिए होगा भैया, ठीक है। और एक स्पेशल स्कीम है। स्कीम सुनो, सरकार को कभी भी अगर इससे पैसा निकालना होगा तो सरकार एक बिल बनाएगी। बिल का मतलब डॉक्यूमेंट। वो बिल पार्लियामेंट को बताएगी, डॉक्यूमेंट दिखाएगी कि भैया इस पर्पस के लिए चाहिए पैसा। तो उस बिल को बोलते हैं हम अप्रोप्रिएशन बिल। थोड़ा अकाउंट्स याद आ रहा होगा, अप्रोप्रिएशन बिल। तो क्वेश्चन कोई पूछे कि अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, तो अप्रोप्रिएशन बिल एक ऐसा बिल होता है जिसको गवर्नमेंट पार्लियामेंट में दिखाती है और बताती है कि हमें क्यों पैसे चाहिए। बेसिकली बजट के टाइम पर ही चाहिए होते हैं, तो सरकार उसको यूज करेगी, ठीक है। फिर अप्रूवल मिलता है तो कर लेते हैं भैया। अब आता है कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी का मतलब यहां पर है इमरजेंसी। जब कहीं पर अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड, ड्राउट जैसी नेचुरल क्लाइमेटी आ जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा भसड़ मच जाए, परेशानी हो जाए, तो भैया वहां पर सरकार को ध्यान रखना होता है, भाई पैसा चाहिए, इमरजेंसी पड़ गई है, तो इमरजेंसी के लिए पैसा सरकार इस वाले अकाउंट से निकालती है। कौन से अकाउंट से? इस वाले अकाउंट से। अब भैया इस वाले अकाउंट से पैसा किस लिए निकाला जाता है? इमरजेंसी फंड है ये हमारा। इस फंड के अंदर हमारे देश की सरकार को 30,000 करोड़ रुपया रखना पड़ता है। ये एडिशनल नॉलेज है, ज्यादातर बच्चों को पता होना चाहिए कि फिर इकोनॉमिस्ट से ही पढ़ रहे हो। 30,000 करोड़ रुपया इसमें रखा रहता है, मॉड्यूल में लिखा नहीं है। मतलब कहीं पर फ्लड आ गया, कुछ भी आ गया, और इस पैसे को निकालने के लिए अप्रूवल चाहिए होता है प्रेसिडेंट का। अब सुनो जी, कहानी क्या होती है। मान लो कहीं पर अर्जेंसी आ गई, बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ गई, देश की सरकार को पैसा चाहिए होगा। देश की सरकार को पैसा चाहिए होगा तो इमरजेंसी के लिए सरकार यहां से पैसा निकालेगी।
अब इमरजेंसी के केस में वो प्रेसिडेंट का पीछा नहीं करेगी, प्रेसिडेंट कहां मिलेंगे, साइन कराएंगे, सरकार निकाल लेती है। मान लो यहां से सरकार ने 5,000 करोड़ रुपया निकाल लिया, तो सरकार बाद में प्रेसिडेंट को बता देगी कि देखो जी यहां से निकाले थे, और प्रेसिडेंट बोलेगा निकाले थे, अब अपने कंसोलिडेटेड फंड से पैसा वापस निकालो 5,000 और इसमें जमा कराओ, जितना भी यहां से कम किया है इसको पूरा करो। समझे? इस पैसे पर होल्ड होता है प्रेसिडेंट का, लेकिन इमरजेंसी के केस में सरकार निकाल लेती है, वापिस प्रेसिडेंट बाद में कहता है होले होले अब इसको पूरा करो। ठीक है जी। तो देखा सरकार का पैसा कैसे फंसा होता है। अब आती है बात, देखो जी, हम लोग नौकरी करते हैं, नौकरी करके अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा प्रोविडेंट फंड के तौर पर जमा कराते हैं। कहां कराते हैं जमा? एक सरकार का खुद का डिपार्टमेंट है, प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में होता है। हमें जब चाहिए होता है रिटायरमेंट के बाद, बेसिकली 15 साल बाद, या वो पैसा मिल जाता है, सरकार से ले लेते हैं। तो सरकार उस पैसे को बोलती है ये पब्लिक अकाउंट है। देखो जी, प्रोविडेंट फंड का पैसा, या फिर पोस्ट ऑफिस में भी कुछ लोग डिपॉजिट कराते हैं, वो पैसा सरकार बोलती है ये हमारा पब्लिक का पैसा है, पब्लिक अकाउंट वाला पैसा। तो देखो, इस पैसे को भी सरकार इस्तेमाल करती है, लेकिन इसके इस्तेमाल करने के लिए सरकार को किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। दोबारा समझते हैं। इस अकाउंट के अंदर जो पैसा रखा होगा ये पार्लियामेंट अप्रूव करेगी तब निकाल पाएगी। यहां पर जो पैसा रखा होगा वो प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा तब निकाल पाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा इमरजेंसी होगी तो सरकार खुद निकाल लेगी, बाद में प्रेसिडेंट को बता देगी, प्रेसिडेंट बाद में वापस पैसे को वसूल लेगा यहां से। पब्लिक अकाउंट के अंदर जो पैसा रखा होता है सरकार इसको मस्त इस्तेमाल करती है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। यहां पर प्रॉपर गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है। तो यहां सरकार का पैसा रखा होता है, पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, ओके, चलो जी, इतनी बातें क्लियर है। अब मैं आऊंगा मॉड्यूल पे। पायल कदम, बहुत बढ़िया। अब मॉड्यूल पे आऊंगा, ये मैंने आपको बेसिक नॉलेज दे दी। अब बताओ जी, मॉड्यूल से इस चैप्टर को स्टार्ट करें। अरे थम्स अप दे दो। देवांश कह रहा है सर एसआई डिमांड जैसे टॉपिक से ज्यादा इंटर ईएसटी जो अब पढ़ रहे उनमें आ रहा है। अच्छा, इंटरेस्ट उसमें आ रहा है। हाँ बिल्कुल, हाँ ये लेटेस्ट टॉपिक है ना, देश चलाने वाले टॉपिक है। चलो जी, देखो जी, इस चैप्टर में टॉपिक दिया हुआ है बजट मेकिंग प्रोसेस। और बजट मेकिंग प्रोसेस सीधा सीधा नहीं बताया हुआ, इन आईसीआई वालों की आदत है बीच में पंगे लेने की। सीधा प्रोसेस बताया ही नहीं हुआ, बीच बीच में कुछ फालतू के कॉन्सेप्ट घुसा रखे हैं जहां बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार सीधा प्रोसेस बता देता हूं, ठीक है? सीधा प्रोसेस बताते हैं और फिर मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ लेते हैं। देखो जी, शुरू से बात करते हैं। अच्छा, पहले ये जो मैंने 3 फंड बताए हैं आपको, इस तीनों फंड के ऊपर मैंने यहां पर नोट्स बनाए हुए हैं आपके लिए, आप इसको रीड भी कर सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं है। देखो जी, यहां पर कॉन्सोलिडेटेड फंड में पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है पैसा, और कंटिजेंसी फंड का जो पैसा होता है ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट के लिए पैसा होता है, और इसके अंदर प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। फिर वही कहानी बता रखी है कि कभी कभी प्रेसिडेंट की वो भी नहीं होती। और पब्लिक अकाउंट का जो पैसा होता है, मेन चीज, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 266 क्लोज 1 में लिखा है कि ये पैसा है, सरकार को किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सरकार खुद ही निकाल सकती है इस पैसे को। ठीक है? इसका एग्जांपल है प्रोविडेंट फंड और लोगों की स्मॉल सेविंग्स जो है पोस्ट ऑफिस वगैरह पे, ये एग्जांपल आ सकता है पेपर के अंदर। ठीक है? कहता है दिस मनी डज नॉट बिलोंग टू गवर्नमेंट, ये सरकार का पैसा नहीं है, बट सरकार इसको यूज करके वापस रिटर्न कर देती है डिपॉजिटर्स को। ठीक है? और इट नीड नॉट टू बी अप्रूव्ड बाय एनीवन, इसको पार्लियामेंट वगैरह से अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। बस इतनी बेसिक सी बात है। ये छोटे से नोट्स बनाए हुए आपके ऊपर। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं भैया, क्लास को स्टार्ट अब करते हैं। देखो जी, ये सब बताऊंगा बाद में। 1 फरवरी, मान लो इस साल के बजट की बात कर रहे हैं, 1 फरवरी 2024 को बजट सुनाया गया। लेकिन यह बजट बना कैसे? यह बजट सुनाया गया, मान लो एग्जांपल बोल रहा हूं भाई, वो तो इंटरिम बजट था, लेकिन तुम मान के चलो कि फाइनल बजट सुनाया गया, और ये 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक चलेगा। इस साल का बजट बनाया गया था।
बनाया गया था। इस बजट को बनाने का पूरा प्रोसेस स्टार्ट कब से हो गया था आपको बताऊं? देखो जी, इस बजट को बनाने का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया था तुम्हारा 2023। एक मिनट रुक जाओ, 25-26 का नहीं था यार ये, हाँ 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक का बजट था ये बजट था। हाँ जी, तो 1 फरवरी 2024 को बजट सुनाया गया, लेकिन बना कैसे ये दोस्त बताता हूं। अगस्त का महीना 2023 का, इस महीने में हमारे देश की सरकार बोलती है देश के सभी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से, जितनी भी ऑटोनॉमस बॉडी हैं जैसे कि आईसीआई, बीसीसीआई, आईसीएसआई, ये जितनी भी ऑटोनॉमस बॉडी है इनसे, देश के नीति आयोग से, देश के जितने भी अलग अलग सरकार के डिपार्टमेंट है जैसे कि एजुकेशन मिनिस्ट्री है, एचआरडी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, इन सबको बोलती है सरकार अगस्त के महीने में भाई तुम्हें जो जो पैसा चाहिए वो सब बताओ। अगस्त के महीने में सरकार सबसे बोलती है देश के जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं उन सबसे बोलती है अपनी डिमांड बताओ। डिमांड बताओ भैया तुम्हें कितना कितना पैसा चाहिए, और यह भी बताओ जो पिछले साल तुम्हें पैसा मिला था उसका तुमने एक्चुअली किया क्या, उसके एक्चुअल्स क्या हैं। एक्चुअल्स का मतलब जितना तुमने पैसा मांगा था वो सारा पैसा खर्च किया या नहीं किया, सब कुछ बताओ, डिटेल तो पूरी, आउटकम तो पूरा, सबका आइडिया ले लेगी सरकार 1 से 2 महीने के अंदर। और जनवरी के महीने में, जब जनवरी का महीना स्टार्ट होता है तब सरकार में एफएम यानी फाइनेंस मिनिस्टर ये फिक्स कर देगी बजट को कि भैया बजट अब फाइनली बन चुका है, एक बार प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस कर लें। भाई देखो एफएम बजट बनाने के बाद प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस कर लेती है, प्राइम मिनिस्टर भी बता देते हैं कि भाई मेरी सलाह मशवरा ये है, कुछ अप डाउन चेंजेस वेंजेस करने हैं, सजेशन ले लेती है। और जब ये फिक्स हो जाता है तब हलवा बनाते हैं पार्लियामेंट के अंदर और हलवा सेरेमनी करते हैं। बोल देंगे भैया हलवा सेरेमनी है मतलब बजट बन गया है। जब हलवा सेरेमनी होगी, अभी 2-4 दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर हलवा बांटा गया है, ठीक है, तो जो हलवा बांटा गया मतलब बजट बन चुका है, अब सिर्फ जनता को बताना बाकी है, तो फिर वो 1 फरवरी को बता देंगे। जनवरी के महीने में सारा प्रोसेस चलता है। अब देखो दोस्तों, जब बजट बन रहा होता है तब से लेकर जब तक बजट सुना नहीं दिया जाता देश को, तब तक जो जो बजट बनाने वाले इकोनॉमिस्ट हैं, जो जो बजट बनाने वाले पॉलिसी मेकर हैं, सबको एक फ्लैट के अंदर बंद करके रखा जाता है ताकि वो बाहर के किसी बंदे से कम्युनिकेशन ना कर पाए। देश की सबसे बड़ा सीक्रेट डॉक्यूमेंट में से एक सबसे बड़ा फाइनेंशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट यही है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग सीक्रेट डॉक्यूमेंट यही है, गवर्नमेंट बजट। जब देश का गवर्नमेंट बजट सुनाया जा रहा होता है ना, तो बड़े बड़े अडानी, अंबानी, टाटा, अलग अलग देशों के प्रेसिडेंट की नजर होती है हमारे देश की पार्लियामेंट पे कि यह देश क्या करने वाला है, समझे। तो बजट बनाने वाले सभी बंदों को पैक करके रखा जाता है, बाहर से उनकी फैमिली से भी नहीं मिलने दिया जाता। देखो कितनी सीक्रेट बात है। समझे। तो चलो ठीक है भैया, अब ये बेसिक्स हो गए हैं। बजट बनाने का प्रोसेस यहां से शुरू हुआ कि अगस्त के महीने में लगभग सबसे एस्टीमेट लिए जाते हैं। एस्टीमेट का मतलब अंदाजे लिए जाते हैं, तुम्हें कितना कितना पैसा चाहिए, फिर वो देखते हैं हाँ भाई इतना इतना पैसा चाहिए, अपने हिसाब से सरकार बजट बना देती है। बजट बना के सरकार पार्लियामेंट में डिस्कस करती है। पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा से डिस्कस करेगी सबसे पहले। लोकसभा में देखो जी, बजट की डिस्कशन पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सबसे पहले लोकसभा में बजट प्रेजेंट किया जाता है, यहां पर बजट की स्पीच देगी, बजट की स्पीच दी जाएगी। और बजट की स्पीच 2 पार्ट में होगी, पार्ट ए
पार्ट बी, पार्ट ए में देश की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताया जाएगा। क्या देश की कंडीशन है, सरकार क्या क्या स्कीम लेकर आ रही है बेरोजगारी को दूर करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए, कुछ भी सरकार कहां कहां पर खर्चा करने वाली है, यह सब कुछ। और इस स्कीम से रिलेटेड एक अप्रोप्रिएशन बिल बनाया जाएगा, अप्रोप्रिएशन बिल बनाया जाएगा, फिर सुनाएंगे इसको, ठीक है। दूसरी, जब यह स्पीच खत्म होगी तो दूसरी स्पीच में बताया जाएगा टैक्स रिलेटेड चेंज। क्या? टैक्स रिलेटेड चेंज। हर साल टैक्स में कुछ ना कुछ बदलाव किए जाते हैं, तो टैक्स रिलेटेड चेंज जब बताए जाएंगे तो यहां पर हमारे देश का एक एक्ट होता है फाइनेंस एक्ट, तो इसमें बदलाव आ जाएगा। हर साल बदलाव आते हैं, हर साल टैक्स में चेंज होंगे, तो फाइनेंस एक्ट हर साल अमेंड होगा। तो जो भी ये फाइनेंस एक्ट हर साल अमेंड होगा, तो यही तुम्हारे सीए इंटर के कोर्स में बार बार अपडेट करके पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो? सीए इंटर में एक सब्जेक्ट होता है टैक्सेशन। टैक्सेशन में टैक्स रेट बार बार बदलते हैं जो यहां बताए जाते हैं, तो तुम्हें बार बार अप टू डेट रहना पड़ता है, अपडेटेड टैक्सेशन ही करना पड़ता है। समझे? बच्चे ने पूछ लिया सर अप्रोप्रिएशन बिल का मतलब क्या है, थोड़ी देर पहले तो बताया था। अप्रोप्रिएशन बिल का मतलब शिवम एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें बताया जाएगा इसमें इतना खर्चा आएगा। बताओ जी लोकसभा वालों अप्रूव कर दे इसको, तो वहां पर वोटिंग होती है। क्या होती है? वोटिंग। चलो जी, फिर जब यहां पर ये सारा तामझाम हो जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में सिर्फ डिस्कशन के लिए बजट लाया जाता है, फालतू बेवकूफ बनाने के लिए राज्यसभा वालों को सिर्फ डिस्कस किया जाता है, इनकी सजेशन ली जाती है। राज्यसभा में जो नेता बैठे होते हैं ये बजट से रिलेटेड सजेशन देते हैं, ठीक है। देखो जी प्रोसेस दोबारा बता रहा हूं, बजट बनने के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में स्पीच सुनाई जाती है, स्पीच के बाद बजट राज्यसभा में आता है, वहां डिस्कशन की जाती है, इनकी सजेशन ली जाती है। इनकी सजेशन मर्जी है मानी जाए या ना मानी जाए। राज्यसभा वाले लप्पू मार के रखे हुए इन्होंने, हां जयेश त्रिपाठी थैंक यू सो मच। राज्यसभा वाले लप्पू मार के रखे हुए हैं, मतलब ये सजेस्ट करते हैं, फिर मर्जी है बजट में उनके सजेशन को ये मानेंगे या नहीं मानेंगे। माने या ना माने, लेकिन फिर से बजट को लोकसभा में लेके जाना पड़ता है। मेन काम लोकसभा का है, ठीक है। जब फिर से बजट लोकसभा में जाएगा तो फिर ये बिल बनते हैं। लेट मी टेल यू वंस अगेन, पहले लोकसभा में जाएगा बजट, वहां दो पार्ट में स्पीच दी जाएंगी, सिर्फ स्पीच दी जाती है, बिल नहीं बनते, ठीक है। फिर राज्यसभा में सजेशन मिलेंगी, डिस्कशन किया जाता है, इनकी बात माने या ना माने, फिर यह बजट वापस लोकसभा में जाता है, फिर फाइनल खर्चे का बिल बना देते हैं, टैक्स में जो रिलेटेड चेंज होते हैं उसका बिल बना देते हैं। देखो दोस्त, लोकसभा के अंदर एक भसड़ चल रही होती है। जब लोकसभा में बजट पेश किया जाता है ना, तो यहां पर एक भसड़ चल रही होती है, भसड़ चलती है डिमांड फॉर ग्रांट से रिलेटेड। डिमांड फॉर ग्रांट, ग्रांट क्या होता है ये बताता हूं। देखो जी, जो देश के अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे कि होम मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, कोयले की भी एक अलग से मंत्रालय है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, ये सब के सब पैसा मांगते हैं सरकार से, कहते हैं हमें कुछ पैसा दो, उसको बोलते हैं ग्रांट। सब पैसा मांगते हैं, ठीक है। स्नेहा दलाई ने बोला सर एक्ट बनता है एट द एंड, हां ये फाइनेंस एक्ट बनता है। अच्छा एक लेट मी अपडेट माई सेल्फ। देखो दोस्तों, टैक्स रिलेटेड चेंज एक डॉक्यूमेंट में बनाए जाते हैं, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल जब ये अप्रूव हो जाता है तो फिर एक डॉक्यूमेंट बनता है, उसमें सारा फाइनेंस का टैक्सेशन चेंज करके फाइनेंस एक्ट बनाया जाता है। हां कोई पूछ ले फाइनेंस बिल क्या होता है, तो फाइनेंस बिल एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें टैक्स रिलेटेड चेंज दिखाए जाते हैं, टैक्स को कितना इंक्रीज किया, टैक्स को कितना डिक्रीज किया। हाँ एक्ट बनता है बिल्कुल एंड में, जब बजट खत्म हो जाता है तब फाइनेंस एक्ट बनता है। हाँ ठीक है। हाँ जी, बात चल रही थी डिमांड फॉर ग्रांट पे। अलग अलग बंदे, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग पैसों की डिमांड करते हैं सरकार से। मान लो डिपार्टमेंट बोल रहा है कोई कि मेरे को 500 करोड़ रुपया चाहिए, सरकार सुन लेती है, सिर्फ क्या करती है, सुन लेती है। भाई
बजट जब बन रहा होता है उससे पहले अगस्त के महीने में अलग अलग डिपार्टमेंट से सरकार पूछती है ना, कितना कितना पैसा चाहिए तेरे को, वो सब बता देते हैं। सरकार सुन लेती है सिर्फ, उनको कुछ रिप्लाई नहीं करती। रिप्लाई कहां करती है? लोकसभा में। जब बजट बनके तैयार है, लोकसभा में चल रही होती है स्पीच, सरकार बोलती है तेरे को 500 करोड़ नहीं 300 करोड़ मिलेगा, या 500 भी दे देती है, ज्यादा भी दे सकती है, डिपेंड करता है, लेकिन कम ही देती है। तो फिर ये जो डिपार्टमेंट ग्रांट मांग रहे थे ये बहस करते हैं। यहां पर बहस होगी, भाई तू 300 करोड़ क्यों दे रही है, 500 दे। 300 क्यों दे रही है, 500 दे। सरकार बोलती है 300 ही देंगे। अगर सब नेता मिलकर बोल देंगे इसको 500 दे दे तो 500 दे देंगे। यानी यहां पर चलती है फिर वोटिंग। क्या चलती है? वोटिंग। जब सरकार पूरे पैसे नहीं दे रही होती अलग अलग डिपार्टमेंट को तो वोटिंग चलती है। अब वोटिंग तो भैया डिपेंड करता है कितने डिपार्टमेंट मांगे हैं। ऐसे वोटिंग कराते रहेंगे तो जिंदगी बीत जाएगी। तो वोटिंग के लिए एक लिमिटेड टाइम होता है, लगभग 26 दिन के आसपास का टाइम होता है। 26 दिन तक वोटिंग चलती है, लेकिन ये टाइम मॉडल में बताया नहीं हुआ। एक लिमिटेड टाइम होता है, उस टाइम के अंदर मान लो 10 डिपार्टमेंट है, 5 डिपार्टमेंट की वोटिंग हो चुकी है, 5 डिपार्टमेंट रह गए हैं और सरकार कह रही है इसको फटाक से पास करो। तो सरकार पांचों डिपार्टमेंट की वोटिंग ग्रांट से रिलेटेड एक बार में करा देगी। भाई पास करो फेल करो, इनको देने देने पैसे एक बार में डिसाइड करो। तो देखो सुनो मेरी बात जरा ढंग से, आरजू खान, जो भी अलग अलग मंत्रालय ने डिमांड फॉर ग्रांट की है सरकार से, सरकार अगर उसको उतना पैसा नहीं देती है तो ये बहस करते हैं, इससे रिलेटेड वोटिंग होती है। वोटिंग के लिए एक स्पेसिफिक टाइम रखा जाता है। अगर उस टाइम फ्रेम के अंदर वोटिंग नहीं हो पा रही है सही से नहीं हो पा रही है बहस, तो बहुत जल्दी से फटाक से टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए सरकार बोलती है सबकी वोटिंग इकट्ठी करा, फटाक से डिसीजन लो। जो फटाक से डिसीजन लेने को बोलते हैं उसे बोलते हैं गुलोटिन। क्या बोलते हैं? गुलोटिन। गुलोटिन एक वर्ड आएगा, ये लो जी। क्या लिखा है यहां पर? लिखा है द पार्लियामेंट हैज वेरी लिमिटेड टाइम फॉर एग्जामिन द एक्सपेंडिचर डिमांड। जो भी खर्चे की डिमांड है या ग्रांट की डिमांड है, जो भी अलग अलग मिनिस्ट्री ने की है सरकार के पास, उसके लिए बहुत लिमिटेड टाइम होता है। सो वंस द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड फॉर द डिस्कशन ऑन डिमांड फॉर ग्रांट इज ओवर, कहता है सरकार के द्वारा दिया हुआ, प्रिस्क्राइब मतलब गिवन पीरियड, अगर यह खत्म हो गया तो सरकार का जो स्पीकर होता है, स्पीकर मतलब लोकसभा का हेड बंदा जो वहां बोल रहा होता है, सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, वो स्पीकर ऑफ लोकसभा पुट्स ऑल द आउटस्टैंडिंग डिमांड फॉर ग्रांट्स वेदर डिस्कस्ड और नोट। कहता है अब जितनी भी आउटस्टैंडिंग डिमांड बची है, मतलब जिसपे तुमने बहस नहीं की, कुछ बातें की है, डिस्कशन की है, चाहे नहीं की है, इसको फटाक से वोटिंग में लेकर आओ टू द वोट ऑफ द हाउस। फटाक से वोट में लेकर आओ और एक बार में आर पार की गेम खेलो, देने नहीं देने पैसे। दिस इज कॉल्ड गिलोटिन। गिलोटिन अंग्रेजों के द्वारा दिया हुआ शब्द है, ठीक है। फटाक से गिलोटिन पास कराते हैं, ठीक है। हां, कुछ डॉक्यूमेंट की मैंने बात की थी यहां पर। एक मैंने बताया फाइनेंस बिल क्या होता है, तो इट इज द बिल प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट। जैसे ही यूनियन बजट प्रेजेंट किया जाता है उसके बाद फटाक से ये वाला बिल पेश करना पड़ता है। इसके अंदर डिटेल लिखी होती है, किस चीज की? टैक्स की। क्या क्या टैक्स में अल्टरेशन आई है, मतलब चेंजेस आए हैं, किस किस टैक्स को खत्म कर दिया, अब नहीं रहा, क्या क्या चीज नई लगाई गई है। इंपोजिशन मतलब लगाना, क्या नया लगाया, क्या खत्म किया, क्या चेंजेस लाए हैं और क्या क्या इसके टैक्स को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ये जो भी प्रपोज किया हुआ है, प्रपोज का मतलब होता है बताया गया है, ठीक है। ये फाइनेंस बिल के अंदर लिखा होता है। एक वर्ड और आएगा दोस्त, कट मोशंस। देखो जी, जब एक डिपार्टमेंट, एक मिनिस्ट्री सरकार से पैसा मांगती है, ग्रांट मांगती है, तो सरकार उस पर कट लगा सकती है। मतलब 500 करोड़ मांगे, सरकार कह रही है 200 करोड़ का कट लगेगा, 300 मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे स्टेज आते हैं। पहली स्टेज में कट लगाया, दूसरी स्टेज में कट लगाया, या बढ़ाया या कम किया। ऐसे स्टेजेस को बोलते हैं कट मोशंस, कटिंग लगाने वाले। मोशंस फॉर रिडक्शन टू वेरियस डिमांड फॉर ग्रांट आर मेड इन द फॉर्म ऑफ कट मोशंस। कहते हैं कट, ऐसे बोलते हैं ना, अगर मान लो आप बन गए एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, मैं बन गया डिफेंस मिनिस्टर, अब हम दोनों साथ में बैठे हैं, बजट पेश हो रहा है, मैं आपसे बोल सकता हूं देख बेटा तेरे लिए एक कट मोशन आ सकता है। तुम बोलोगे मेरे लिए कट मोशन क्यों आएगा? तो सोच रहे हो कितने घबराने वाली बात है। मतलब
तुमने जो सरकार से पैसे मांगे थे उस पर भी सरकार कट लगाने वाली है। तो कट मोशन एक ऐसा वर्ड है, रिडक्शन कर देते हैं राजदीप, बिल्कुल, है ना, ठीक है। तो जो भी इन्होंने पैसा मांगा था उस पर काटा पीटी कर देंगे, बस इतना ध्यान रखना, इतना ही ध्यान रखना है आपको ये, ठीक है। तो भैया फाइनली अब स्टार्ट करते हैं, ये अब स्टार्टिंग है, दिस इज द स्टार्टिंग। बहुत हो गए बेसिक, बहुत हुए बेसिक। अरे श्रद्धा, ये है मॉड्यूल में जो अब दिया है, यहां से स्टार्ट है मॉड्यूल। देखो जी, जब देश का बजट बनाया जाता है तो उस बजट को अकेले फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाता, वेरियस स्टेक होल्डर्स को बुलाता है। स्टेक होल्डर्स का मतलब अलग अलग इंटरेस्टेड लोग जो जो बजट को बनाने के लिए कैपेबल हैं, उन सबसे पूछता है सरकार। उसमें अलग अलग पॉलिसी मेकर, इकोनॉमिस्ट भी होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, और नीति आयोग भी होता है। नीति आयोग तुम्हें पता होना चाहिए, चैप्टर नंबर 10 में उसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। हाँ जी, तो पहले सबसे पहले प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग, रंग सेलेक्ट कर लो एक सुंदर सा। कहता है बजटरी प्रोसेस। बजटरी प्रोसेस का मतलब होता है बजट बनाने का प्रोसेस, ठीक है। बट इट इज द मीन्स बाय विच द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस टुगेदर फॉर्मुलेट अ कोहेरेंट सेट ऑफ टैक्सिंग एंड स्पेंडिंग प्रपोजल। कहता है बजटरी प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर देश की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव का मतलब काम परफॉर्म करने वाली ब्रांच, और लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाने वाली ब्रांच, दोनों मिलकर ये डिसाइड कर रहे हैं कि कितना टैक्स लगाना है और कितने कितने सरकार को खर्चे करने हैं। द फाइनेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव ट्रेडिशनली बीन कंट्रोल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कहता है पुराने समय से ट्रेडिशनली देश का खर्चा फाइनेंस मिनिस्ट्री कंट्रोल कर रही है। तो जो हमारे देश का बजट है, ये लो जी, द बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यही बनाती है इन कंसल्टेशन विद नीति आयोग, नीति आयोग के साथ कंसल्ट करके। और कौन कौन होते हैं? एंड अदर रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज, अगर अलग अलग मिनिस्ट्री भी होती है, अलग अलग राज्य के चीफ मिनिस्टर भी होते हैं यहां पर, ठीक है। द बजट मस्ट बी प्रेजेंटेड एंड अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस। कहता है बजट को पार्लियामेंट के दोनों लोकसभा राज्यसभा में प्रेजेंट भी करना होता है और दोनों जगह से वो पास भी होना होता है। पास का मतलब अप्रूवल भी मिलना चाहिए वहां पर वोटिंग के हिसाब से। पार्लियामेंट बिफोर बिगिनिंग ऑफ द फिस्कल ईयर, यानी जब भी तुम्हारा फिस्कल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो, इस 1 अप्रैल से पहले अप्रूव हो जाना चाहिए। तभी तो फरवरी में लॉन्च करते हैं ताकि अप्रैल से पहले अप्रूवल इसको मिल जाए। अब देखो, कहता है एक फैक्ट है कि जो बजट नाम का शब्द है ये नॉट बीन यूज्ड, कभी यूज ही नहीं किया गया हमारे देश के संविधान में, कभी यूज नहीं किया गया। इसकी जगह हमने जो वर्ड यूज किया है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या यूज किया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये कहां लिखा है? ये लिखा है आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है जी। एक स्पेशल वर्ड यहां बोल रहा हूं कि जो बजट बनाने का प्रोसेस है इसको बोल दिया बजटिंग। क्या बोल दिया? बजटिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बजट इज कॉल्ड बजटिंग। बहुत बेसिक बात है, मॉड्यूल की बातें चल रही हैं, आईसीआई के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। जो बजटरी प्रोसेस होता है दोस्त, बजटरी प्रोसेस मतलब बजट बनाने का प्रोसेस, इसमें 3 स्टेज आती हैं। एक तो बजट प्रिपेयर किया जाता है, डॉक्यूमेंट, जैसे कि सरकार ने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया, उसको फ्रीज कर दिया, हलवा सेरेमनी हो गई। अब यह प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट में, प्रेजेंट एंड इनेक्टमेंट। इनेक्टमेंट का मतलब लागू किया जाएगा, बस लागू भी तो करना होता है भाई। बहस हो गई, डिस्कशन हो गई, लागू हो गया। अब बात आती है बजट की एग्जीक्यूशन पे। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है परफॉर्म। जो बातें बजट में कही गई हैं उसको परफॉर्म भी तो करके दिखाओ। तो पूरे बजट का ये 3 स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है। और इसमें 2 टाइप ऑफ एक्टिविटीज शामिल होती है। इन तीनों स्टेप्स में 2 टाइप ऑफ एक्टिविटीज शामिल होती हैं। पहली होती है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का मतलब होता है बजट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो दिखाओ। तो बजट के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, तो आ जाएगा कौन से प्रोसेस के अंदर, बजट के अंदर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं इन कंसल्टेशन विद वेरियस स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मतलब अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, नीति आयोग है, चीफ मिनिस्टर है, इन सबके साथ मिलकर। और एक होता है लेजिस्लेटिव प्रोसेस वेयर बजट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट आफ्टर डिस्कशन।
डिस्कशन के बाद जब बजट पास हो जाता है तो फिर बनता है फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट बन गया तो मतलब फाइनेंस में कुछ बदलाव हो गए, और बदलाव हो गए तो फिर आपको पढ़ने पड़ते हैं वो बदलाव। ठीक है, फिर एक छोटी सी बात बताई हुई है, कहता है नॉर्मली जो यूनियन बजट होता है वो प्रेजेंट किया जाता है 1 फरवरी को, लेकिन जो उससे पहले का अगस्त सितंबर का महीना होता है, इस अगस्त सितंबर के महीने में ही बजट से रिलेटेड सिस्टम चालू हो जाता है। मतलब अलग अलग मिनिस्ट्री से पूछना स्टार्ट कर देते हैं, भैया तेरे को कितना पैसा चाहिए, तेरे को कितना पैसा चाहिए। यानी बजट डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव शेड्यूल। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है डिटेल्ड। ठीक है, कि ये पहले ही सब कुछ बना लेती है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है 4 से 6 महीने पहले। देख रहे हो, अगस्त सितंबर के महीने में। ठीक है, और कहते हैं देश में अलग अलग मिनिस्ट्री है। एक मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं बजट डिवीजन। बजट डिवीजन एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, बजट डिवीजन एक डिपार्टमेंट है। यह बजट डिवीजन का जो डिपार्टमेंट है, यही डिपार्टमेंट बजट बनाता है। तो लिखा है द प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग इज सेट ऑफ विद बजट डिवीजन। बजट डिवीजन के साथ इसको स्टार्ट किया जाता है। बजट डिवीजन इश्यू करती है एक बजट सर्कुलर। यह बजट सर्कुलर क्या होता है भाई साहब? सर्कुलर का मतलब एक नोटिस की तरह कागज होता है। जब बजट बनाने का प्रोसेस चालू हो जाता है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है बजट डिवीजन, वो अलग अलग मिनिस्ट्री को एक सर्कुलर भेज देता है, भेज देगा, ये डॉक्यूमेंट भेज देगा। इस डॉक्यूमेंट में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, बहुत सारे फॉर्मेट होंगे जिसमें अलग अलग मिनिस्ट्री बताएंगी इसको कि उनको कितना कितना एस्टिमेट चाहिए। अलग अलग मिनिस्ट्री होंगी, अलग अलग राज्य भी हो सकते हैं, दिल्ली की तरह यूनियन टेरिटरी भी हो सकती है, और आईसीआई की तरह ऑटोनोमस बॉडीज भी हो सकती है। तो अलग अलग लोग अलग अलग चीजों के बारे में बताएंगे उस सर्कुलर के हिसाब से। यानी ध्यान रखना, पहला पहला स्टेप बजट बनाने का यही है कि अगर 1 फरवरी को बजट पेश होना है तो अगस्त सितंबर के महीने से जो बजट डिवीजन है ये अलग अलग मिनिस्ट्री को सर्कुलर भेज देगा। सर्कुलर में चीजें लिखी होंगी, ठीक है, उसके बारे में बताएगा। चलो जी, बताएगा, ठीक है। आगे फिर जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं वो सर्कुलर के हिसाब से अपना अपना एस्टीमेट बताएंगे कितना कितना खर्चा उन्होंने करना है। फिर एक सीरीज ऑफ प्री बजट कंसल्टेशन रखी जाएगी। बजट बनाने से पहले एक डिस्कशन सीरीज रखी जाएंगी। किसके साथ? अब ये देखो नाम लिखे हैं प्यारे प्यारे। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ये डिस्कशन करता है अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स के साथ, और जो स्टेट के भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उनके साथ। एक तो होता है हमारे देश का एक फाइनेंस मिनिस्टर, वो है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन एक डिस्कशन रखेगी अलग अलग राज्य के अलग अलग फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के साथ। ठीक है, और जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज की एसोसिएशन होती है, ग्रुप्स होते हैं, वेलफेयर सेक्टर्स होते हैं, लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट्स हैं, है ना, नीति आयोग है, इन सबके साथ बात करेगी, इनकी सजेशन लेगी कि देखो जी हम ऐसा करने जा रहे हैं, क्या हम सही करने जा रहे हैं? ऐसा करने जा रहे हैं, क्या हम सही करने जा रहे हैं? तो ये तो पहले की बातें चल रही हैं सारी की सारी। ठीक है, अब बीच में तुमसे एक बात पूछ लेता हूं यार, तुम्हारे डाउट्स देखने बहुत जरूरी हैं। अभी यहीं तक पहुंचे हम। सर मैं पास तो हो जाऊंगा, मयंक भाई बिल्कुल हो जाओगे। आज चेक कर लेना, आरटीपी कराऊंगा आज शाम को 5:30 बजे सीए वाला यूट्यूब चैनल पे लाइव, उसके अंदर आ जाना, देख लेना पेपर किस तरीके का आ जाता है। ठीक है, क्रिश तुम्हारे लिए पॉइंट्स ही लिख कर लाया हूं यार, यही सबसे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है। हां समर जोशी, बिल्कुल इस साल 2 बार बजट सुनाया गया, बिफोर इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन। यस तेजस सोनी, ये बात मैंने क्लियर भी की है। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन तुमसे पूछ लेता हूं ताकि तुम्हारी बोरियत खत्म हो। पूछ लूं क्या, जवाब दे पाओगे? ये लो जी, रेलवे बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, चारों के चारों आपको खुद पढ़ने हैं। मैंने रेलवे बजट का 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, चौथा मत पढ़ना, इन तीनों में से एक सही है। चलो जी, तीनों में से एक सही है। आपके पास मैंने पोल दे दिया, आप दे दो जरा आंसर।
कर लेते बात, मैंने बीच में कराई है। एग्जाम फॉर्म हिनल आ जाएंगे, 28 तारीख से आ जाएंगे, मैं बता दूंगा। जल्दी देंगे जवाब। देखो जी, रेलवे बजट पहले हमारे देश का जो जनरल बजट था उसका ही हिस्सा था, उसका ही हिस्सा था या नहीं था? उसका हिस्सा पहले नहीं था। 2017-18 के बजट से पहले रेलवे बजट अलग पेश किया जाता था, देश का जनरल बजट अलग पेश किया जाता था। संदीप जी यार, तो बोला है 17-18 में रेलवे बजट पार्ट ऑफ जनरल बजट हो गया। जनरल बजट का मतलब यही यूनियन बजट है, ठीक है। बी वाला सही आंसर है। यहां पर बी वाले के साथ जाना है, नाश्ता पानी करके आना है। मदारा नरूतो बाबू, ठीक है। मदारा आप अनब्लॉक्ड हो यार, आपने मेरे को इंस्टा पे बोला ब्लॉक्ड हो आप, ठीक है, ओके। नीति आयोग की फुल फॉर्म बता दो भाई, नीति आयोग की फुल फॉर्म जल्दी बताएंगे। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? मैंने बताया था ना बीच में बोल के। कोई बात नहीं निशान डोगरा, कोई नहीं मयंक सिंह। तो रामकिशन इसलिए तो एमसीक्यू कराया था, आपको ईयर क्लियर हो जाए। अच्छा भाई जयेश त्रिपाठी, एक बार लेकिन ये शक देख लो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। लवेश, नरूतो, अल्पोन, दीज आर द टॉपर्स। अच्छा जी, जो जो बातें अभी तक करा दी है वो पूछ ले क्या यार। अप्रोप्रिएशन बिल के पीछे पड़े थे हम। द अप्रोप्रिएशन बिल इज इंटेंडेड टू, अप्रोप्रिएशन बिल किस लिए बनाया जाता है? जल्दी से बताएंगे, यहां पर आपके पास ऑप्शन लिखे हुए। अप्रोप्रिएशन बिल सरकार का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है ना, उसमें से पैसा निकालने के लिए एक डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है। निखिल भाई, सरकार का पैसा 3 अकाउंट में रखा होता है, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक कंटिजेंसी फंड, एक पब्लिक अकाउंट। इसमें से पैसा निकालने के लिए सरकार एक बिल बना के देती है पार्लियामेंट को, फिर वो बिल पास होता है तो इसमें से पैसा निकाल सकती है। तो दिस बिल इज इंटेंडेड टू गिव अथॉरिटी टू द गवर्नमेंट टू इंकर एक्सपेंडिचर आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बी वाला इज द राइट ऑप्शन।
चलो जी, राहुल, फरहान, नीलेश, दीज आर द टॉपर्स। चलो जी अगले पे चलते हैं। आओ राजा, हम आ गए थे यहां पर। हाँ जी, ये हमने कर लिया था कि प्री बजट डिस्कशंस कुछ चलती है, फिर बाद में ये बकलोली उन्होंने डाल दिया बीच में। ये प्रोसेस का पार्ट तो है ही नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम देख लो, कुछ फैक्ट ही यहां पर लिखा हुआ है। जो फैक्ट लिखा हुआ है उसको कौन से कलर से दिखाएं? रंग अपना गुलाबी रखते हैं या नीला रख लो। हाँ, नीला भी ठीक है। लिखा है द बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट इन सच फॉर्म एज द फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिसाइड आफ्टर कंसिडरिंग द सजेशंस ऑफ द एस्टिमेट कमिटी। कहता है कि जो भी एस्टिमेट कमिटी थी, नाम दे दिया एस्टिमेट कमिटी का मतलब ये, जो प्री बजट की डिस्कशन चल रही थी उसमें अलग अलग लोगों को बुलाकर कुछ एस्टिमेट इकट्ठे किए गए थे कि भाई तेरे को कितना पैसा चाहिए, तेरे को कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा आप देश के अंदर खर्च करना है। एक एस्टिमेट कमेटी बनाई गई थी। तो फिर ये कमेटी के अंदर जो भी डिसाइड हुआ था वो बजट के अंदर डाला जाता है और बजट को प्रेजेंट कर दिया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। और जब बजट को पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट किया जाता है तो उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं। बजट के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर सिर्फ ध्यान रखना, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। तो बेसिकली यहां पर एक बात लिखी गई है, यह लिखा है द बजट डॉक्यूमेंट डेपिक्ट का मतलब इंडिकेट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर फॉर 2 ईयर्स। ध्यान रखना, बजट तो हम आज का पेश कर रहे हैं, मतलब बजट तो हम 1 फरवरी को पेश कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल और आने वाले साल 2 सालों का यहां पर ब्यौरा देना होता है। 2 ईयर्स का यहां पर आइडिया देना होता है, 2 ईयर्स का। लेकिन हम लॉन्च बजट 1 साल का करते हैं, ठीक है, ओके। चलो जी, ये ईयर क्या है मैं बताता हूं। देखो जी, 1 फरवरी करंट ईयर है, वो आने वाला साल जो होता है उसको बोलते हैं एंशुइंग ईयर। एंशुइंग ईयर मतलब जिस साल के लिए बजट बनाया जा रहा है। अब जिस साल के लिए बजट बनाया जा रहा है मतलब आने वाला साल उसके लिए बनाते हैं, ठीक है। तो बजट एस्टिमेट शॉर्ट में लिखा है बीई ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ करंट एंड एंशुइंग फाइनेंशियल ईयर। तो कहता है कि जो डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट होता है कि एस्टिमेट पेश करना, ठीक है, और फिर एक रिवाइज्ड एस्टिमेट पेश किए जाते हैं फॉर द करंट ईयर और एक्चुअल्स ऑफ द ईयर प्रीसीडिंग करंट ईयर। ये क्या क्या है यार, ये प्रीसीडिंग करंट ईयर। अब जरा ढंग से देखना, जरा एक एक बात क्लैरिटी के साथ बोलता हूं, ये सब बोला क्या है। देखो जी, कहते हैं 1 फरवरी 2024 को बजट पार्लियामेंट में पेश किया गया। कौन से साल का बजट था ये था भैया 2024-2025 वाले ईयर का। तो देखिए, इसको बोलते हैं हम करंट ईयर, इसको बोलते हैं एंशुइंग ईयर। अब देखो, शुरू में बोला है जो भी एंशुइंग ईयर होता है उसके एस्टिमेट्स का एक रिसिप्ट होता है। ये बजट एस्टिमेट ऑफ एंशुइंग ईयर, सबसे पहले ये बोला है। फिर बोला है जो ये करंट ईयर है इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है क्या? भाई साहब, अभी ये वाला 2024 का साल कंप्लीट होने में 2 महीने हैं, फरवरी और मार्च। अभी इन 2 महीनों में कुछ बदलाव की जरूरत है क्या? तो इसमें अगर कुछ रिवाइज करना हो तो ये भी यही बता देते हैं, अभी के अभी बता देते हैं। तो इसलिए लिखा है यहां पर रिवाइज्ड एस्टिमेट फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर के भी 2 ही महीने बचे होते हैं उसके लिए, ठीक है। और जो पिछला ईयर बीता है वो प्रेसिडिंग ईयर है, उसमें सच्चाई में तुम्हारे एक्चुअल्स क्या थे। एक्चुअल्स का मतलब सच में तुम खर्चा कर पाए थे या नहीं कर पाए थे। एक्चुअल्स का मतलब ये होता है कि जो तुमने मांगा था वो तो मिल गया, लेकिन तुम उसको खर्च पाए या नहीं खर्च पाए, ठीक है। फिर बोलता है जी, फिर बजट की स्पीच होती है। बजट की स्पीच एक तरीके का पॉलिसी डॉक्यूमेंट ही होता है जो आजकल उसमें आता है। पहले बही खाते लाल किताब में आता था, अब वो टैबलेट के अंदर लेकर जाते हैं, उसमें सुनाते हैं। तो विच ड्रॉ अटेंशन टू द प्रपोज्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। कहता है बजट की स्पीच दी जाती है जिसके अंदर जो जो पॉलिसी सरकार ने बनाई है, जो जो प्रोग्राम सरकार ने बनाए हैं वो सब बताए जाते हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर मेक्स अ डिटेल्ड बजट स्पीच एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग द बजट बिफोर द लोकसभा। एक डिटेल्ड बजट स्पीच आती है लोकसभा के अंदर, अलग अलग देशों की नजर होती है हमारे देश के ऊपर।
ठीक है जी, आगे फिर इस बजट स्पीच के अंदर क्या बताया जाता है? बार बार बोल रहा हूं कि जो भी हमारा आने वाला ईयर है, न्यू फाइनेंशियल ईयर, इसके अंदर क्या क्या प्रपोजल हमारे, हम कहां कहां टैक्स में बदलाव करेंगे, उधार भी ले सकती है सरकार, एक्सपेंडिचर के प्लान्स क्या है, हर एक चीज बताई जाती है। ये सब बकलोली है तो नॉर्मल चीज है। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, बजट की स्पीच जो पार्लियामेंट में दी जाएगी वो दो पार्ट में होती है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर देश की मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन बताई जाती है कि अभी करंट में, करंट मतलब प्रिवेलिंग सिचुएशन क्या चल रही है और सरकार की प्रायोरिटीज क्या क्या है, सरकार कहां कहां पर खर्चा करना चाहती है, सरकार कैसे कैसे कौन कौन सी डिफरेंट सेक्टर्स के लिए स्कीम लेकर आना चाहती है। ये सब बातें जो अंडरलाइन की है वो तुम्हारे काम की है। पार्ट ए में ये बताएगी। पार्ट बी में बताएगी कि सरकार जो करंट टैक्सेशन सिस्टम है इसमें क्या बदलाव लेकर आएगी। ठीक है, कौन कौन से हमारे देश के डायरेक्शंस ऑफ फ्यूचर पॉलिसी होगा। ध्यान रखना, फ्यूचर पॉलिसी का डायरेक्शन पार्ट बी में बताया जाता है। करंट सिचुएशन क्या चल रही है पार्ट ए में बताया जाएगा। पार्ट ए में इंडिया कैसा है यह बताया जाएगा, पार्ट बी में यह बताया जाएगा हम इंडिया को कैसा बनाना चाहते हैं। ठीक है, यहां पर यह बात ध्यान रखना, अलग अलग टैक्स के प्रपोजल्स होंगे, जो लाइन अंडरलाइन कर रहा हूं वही तुम्हारे काम की है। ठीक है जी, और फिर वही वाली बात, देश का जो पैसा है रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, कंसोलिडेशन, कंटीजेंसी और पब्लिक अकाउंट। तीन अकाउंट के अंदर देश का माल आ गया। तो अब देखो जो बजट के डॉक्यूमेंट्स होंगे, बजट के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ही बात कर रहे थे ना, बजट के डॉक्यूमेंट की बकलोली तो इसने यहां की है। देखो कहां कर रहा था, यह कह रहा है कि बजट के डॉक्यूमेंट्स होंगे इन तीन सिचुएशन से रिलेटेड, लेकिन डॉक्यूमेंट कौन कौन सा होगा वो बता देता हूं भाई साहब। बजट के डॉक्यूमेंट्स ये लिखे हैं मोटे मोटे तौर पे, कहता है एक तो देश की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, मतलब देश का पैसा टोटल जो आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है वो होगा, और अलग अलग मिनिस्ट्री कौन कौन सी डिमांड फॉर ग्रांट कर रही है बताओ, देश का फाइनेंशियल बिल पेश करो और एक स्टेटमेंट जारी करो जो देश के एफआरबीएम एक्ट के अंदर लिखी हुई है। एफआरबीएम एक्ट की फुल फॉर्म बता दो फटाक से, चलो जी। एफआरबीएम एक्ट की फुल फॉर्म बताएंगे फटाक से, अगर तुम्हें बताया तो। फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट एक्ट, मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। देश की फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट के लिए एक्ट बनाया था। जल्दी बताएंगे, सही फुल फॉर्म बताओ जल्दी से फटाक से, चलो बता ही दो। एफआरबीएम, गूगल ही नहीं करेगा कोई, जिसको पता है वो बताएगा बस। एफआरबीएम एक्ट, नहीं पता पायल, लो जी यही है जो मैंने बताई थी। फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बी का मतलब बजट, मैनेजमेंट एक्ट। यह सरकार ने कानून बना रखा है। इस कानून के अंदर सरकार को हमेशा दो डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की स्टेटमेंट देनी पड़ती है। मैक्रो इकोनॉमिक मतलब अरे नेशनल इनकम, जीडीपी, इसकी डिटेल देनी पड़ती है, बीओपी। और अगला मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट। अबे मतलब एक फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी की स्टेटमेंट देनी पड़ती है। पिछले साल के एमटीपी के अंदर यह क्वेश्चन था कि एफआरबीएम एक्ट के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, यह बच्चा भूल जाएगा, इसलिए मैं स्टार कर रहा हूं इसको। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तुम भूल जाओगे, इसलिए यह जबरदस्ती का डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा 9 डॉक्यूमेंट्स और होते हैं, कितने? 9। उसकी लिस्ट नहीं दी हुई है, सिर्फ इतना बताया हुआ है कि इसके अलावा भाया 9 अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे खर्चे लिखे होते हैं, बस इतना ही बता रखा है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। द एक्सपेंडिचर ऑफ सर्टेन कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस। एमोल्यूमेंट्स को बोलते हैं सैलरी या कॉम्पनसेशन। सरकार कितनी सैलरी देने वाली है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अब सुनो मेरी बात भाई, ये अंदर की बात हो गई। ये बात किसी किसी को पता होगी, अगर तुम बजट मेकिंग प्रोसेस पढ़ रहे हो इसलिए तुम्हें बता रहा हूं, वरना यह बात हम किसी को वैसे ही नहीं बताते। इससे पता लगता है एक्सपर्ट होने का। देश में कितना खर्चा करना है, देश को कहां कहां से पैसा मिलेगा, सब बजट में लिखा होता है।
प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होगी ये बजट में कभी डिसाइड नहीं करते। बहुत सारे और अदर बड़े बड़े रैंक के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी को बजट में कभी भी डिसाइड नहीं करते, क्योंकि मान लो बजट में ही अगर प्रेसिडेंट की सैलरी डिसाइड करने लग गए तो प्रेसिडेंट तो बजट बनाने वालों से दोस्ती करने लगेगा, फिर देश में करप्शन हो जाएगा। है फैजान, हो जाएगा ना। तो ये मामला नहीं, बजट के अंदर ये शामिल होता ही नहीं है, ये डिफरेंट मैटर है, ये डिफरेंट मैटर है। तो ध्यान से रखो क्या लिखा है, कहता है कुछ कैटेगरीज हैं जिनका खर्चा, जैसे कि उनकी सैलरी और अलाउंस, कौन कौन, प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या उसका ऑफिस है, या देश के जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, या बड़े बड़े हाई रैंकिंग एम्प्लॉइज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के लोग हैं, इनके अंदर जो भी पैसा चार्ज किया जाता है ऑन द कंसोलिडेटेड फंड इंडिया आर नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट। इसमें सीधा कुछ भी पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होगी, कुछ भी नहीं बताया जाएगा, सिर्फ लिख दिया जाएगा इसको इतना पैसा मिलता है। सैलरी इनकी डिसाइड नहीं होगी श्वेताक्षी कुमारी, ध्यान रखना। ये एक जर्नल नॉलेज का पार्ट है, वैसे तुमसे रिलेटेड तो नहीं है, दिया हुआ है, एग्जाम में आने के चांस कम है। नहीं, माधव देवी सैलरी तो बता देते हैं कि इनकी सैलरी इतनी है, जब भी तो टोटल करेंगे, देश का पैसा तो टोटल करना है, लेकिन ये कभी भी इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे कि प्रेसिडेंट की सैलरी बढ़ा दो या कम कर दो, या सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी बढ़ा दो या कम कर दो, कभी डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, चलो जी। लिखा है बाय कन्वेंशन इन द इलेक्शन ईयर। कन्वेंशन मतलब पुराने जमाने से बात की जा रही है कि इलेक्शन जिस भी साल होते हैं उस बार 2 बार बजट बनाया जाता है। एक तो होता है इंटरिम बजट जो कुछ दिनों के लिए बनाया जाता है, ठीक है, फर्स्ट टू सिक्योर अ वोट ऑन अकाउंट फॉर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के लिए। और फिर आता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पूरे साल के लिए बनता है, उसे बोलते हैं फुल फ्लेज बजट। इस साल ऐसा ही हुआ है, कल आएगा फुल फ्लेज बजट, और जो पहले 1 फरवरी को आया था वो था इंटरिम बजट। ठीक है, कहता है भाई साहब लोकसभा के अंदर जब बजट को डिस्कस किया जाता है तो 2 स्टेज में डिस्कस किया जाता है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। 2 स्टेज कौन सी होती है कि पहले तो बोलता है फर्स्ट देयर इज जनरल डिस्कशन ऑन द बजट एज अ होल। कहता है बजट के ऊपर पहले पूरी जनरल डिस्कशन होगी, ठीक है, बातें की जाएगी, भाई साहब ऐसे किया है वैसे किया है, और एक फिक्स टाइम रखा जाता है इसके लिए, इतने टाइम तक बजट डिस्कस करेंगे, इसके बाद डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्कस करने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है जिसमें जो मिनिस्ट्री वाइज डिमांड फॉर ग्रांट होती है उसके लिए वोटिंग की जाएगी। बस ध्यान रख लेना, डिस्कशन के बाद मिनिस्ट्री बोलेगी हमें तो इतना पैसा चाहिए था, तूने कम दिया है, हमें इतना पैसा चाहिए था, तूने कम दिया है। ठीक है, तो लोकसभा हैज द पावर टू कॉन्कर, टू रिफ्यूज एनी डिमांड और इवन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ग्रांट सॉट बाय द गवर्नमेंट। कहता है लोकसभा के पास पूरी पावर है, वो किसी की भी डिमांड को अप्रूव करे, कॉन्कर का मतलब अप्रूव करना या रिजेक्ट कर दे, पूरी पावर है। ठीक है, द बजट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ राज्यसभा सून आफ्टर द फाइनेंस मिनिस्टर हैज कंप्लीटेड द बजट स्पीच इन द लोकसभा। कहता है जैसे ही लोकसभा में बजट स्पीच कंप्लीट हो जाती है, राज्यसभा की टेबल पे ले जाकर बजट को रख दिया जाता है और वहां फिर डिस्कशन स्टार्ट होती है। बस राज्यसभा डज नॉट वोट, ध्यान रखना, राज्यसभा में कोई वोट नहीं होगी, ओनली अ जनरल डिस्कशन होगी। यहां पर कोई सजेशन आएगी तो मर्जी है इनकी, ये माने या ना माने। आफ्टर द जनरल डिस्कशन on the budget proposal and voting on demand for grant have been completed, the government introduce appropriation bill। अब appropriation bill आएगा। appropriation bill में ये लाइन लिखी होती है, इसके ऊपर मैंने एमसीक्यू करा दिया, अथॉरिटी मिलती है। लोकसभा में 2 बार बजट पेश होता है, पहली बार, फिर राज्यसभा, फिर दोबारा लोकसभा। समझ रहे हो, जब दोबारा लोकसभा में आएगा तब अप्रोप्रिएशन बिल वहां आएगा। अप्रोप्रिएशन बिल बताएगा कि भाई ये कितना पैसा निकालना, कितना नहीं आता, और फिर वहीं पर ही कट मोशंस होंगे। किसी की अगर ग्रांट कम करनी होगी तो वहीं पर उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। फिर वहीं पर ही फाइनेंस बिल आएगा जिसमें टैक्स प्रपोजल होंगे, बताया जाएगा कि अभी जो टैक्सेस हैं उसमें कितना चेंज लेकर आना है। तो ये 3 बिल वहां पर देख रहे हो। और आपको यहां पर एक मेन बात जाननी है, जो ये फाइनेंस बिल आएगा, इस फाइनेंस बिल को 75 डे, विद इन द 75 डे पास करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, बजट इंट्रोड्यूस होने के बाद
फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, जब फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किया है तो विद इन द 75 डेज उसको पास करना ही पड़ेगा, यह शर्त है, यह शर्त है, पॉइंट टू बी नोटेड है। हाँ, नोट्स लिखे लिखा है भाई, ये इतने बड़े नोट्स हैं इस चैप्टर के। ठीक है जी, आ जाओ जी। कहता है जब लास्ट डे बचा होता है, ऑन द लास्ट डे सरकार थक जाती है, हार जाती है, कहते हैं भैया जितना टाइम था हमारे पास, हमने डिमांड फॉर ग्रांट की बकलोलियां सुन ली है, इसके बाद अब कोई बकलोली नहीं सुनी जाएगी। एंड करते हैं इस डिस्कशन को, फाइनल जितने भी डिमांड फॉर ग्रांट बची है उसके लिए गिलोटिन कर लेते हैं। गिलोटिन मतलब एक फाइनल वोटिंग कर लेते हैं, हां बोलो तो हां, ना बोलो तो ना। गिलोटिन मतलब थक कर हार गए, अब एक वोट होगी, बस कोई डिस्कशन नहीं होगी, कोई डिबेट नहीं होगा यहां पर। अब देखो दोस्त, अब एक मेन बात बताता हूं। आफ्टर द, देखो जिस दिन फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किया 75 डेज के अंदर उसको पास करना पड़ेगा, और आफ्टर फाइनेंस बिल हैज बीन पास्ड बाय द लोकसभा, अगर लोकसभा में फाइनेंस बिल पास हो गया तो इट इज ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा फॉर इट्स रिकमेंडेशंस। इसको राज्यसभा भेज दिया जाएगा, ये फिर से अपनी सलाह देंगे जो मानी नहीं जाएगी। ठीक है, मतलब मर्जी है, मानो या मत मानो। द बिल बिंग अ मनी बिल, अब इस फाइनेंस बिल को मनी बिल बोलने लग जाएंगे। राज्यसभा में जिस दिन इसको पेश किया जाएगा उसके 14 दिन के अंदर यह बिल इनको वापस भेजना पड़ेगा। ध्यान रखना, फाइनेंस बिल को राज्यसभा में भेजते ही उसको मनी बिल बोलते हैं, और वो 14 दिन के अंदर अप्रूव करना पड़ता है, अप्रूव ही होता है फाइनली वो, विद और विदाउट रिकमेंडेशन। कुछ रिकमेंडेशन देनी है दो, वरना मत दो। द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा मे बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द लोकसभा। लोकसभा के ऊपर है, वो इसकी बकलोलियों को सुने या ना सुने, मर्जी होती है इनकी। और फिर ये रेलवे बजट की बात बताई थी मैंने, तुम्हें बोल के बता दी थी, 2017-18 से रेलवे बजट जनरल बजट के अंदर ही ट्रांसफर हो गया, मतलब मर्ज हो गया। ये बेसिक मैंने बता दिया था, ये प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग खत्म हो गया। अब तुम्हारे डाउट देख लो। हाँ बाबू भैया देखते हैं तुम्हारे डाउट, देखते हैं। मेरी चाय कहां गई भाई? डाउट तो ठीक है, चाय गायब नहीं होनी चाहिए, चाय पे डाउट्स होंगे, क्विज भी होगी। चुपचाप 5:30 बजे आके आज एक बार आरटीबी देख लेना, आधे घंटे में खत्म कराएंगे आरटीबी को। कुछ गलतियां करी हैं आईसीआई वालों ने भाई, आईसीआई वालों ने कुछ गलतियां करी हैं। एक वर्ड रह गया भाई साहब, आउटकम बजट। आउटकम बजट क्या होता है? देखो जी, मैं लिखकर तो लाया था आपके लिए, स्लाइड शायद मिस हो गई है। सबसे पहले देखो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या था यार, मैंने सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताए हैं। मॉड्यूल में ये वाले वर्ड्स लास्ट में गिवन है, ठीक है, मॉड्यूल में ये वाले वर्ड्स लास्ट में गिवन है, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिए थे, फिर पढ़ाना शुरू किया। यस प्रो, पोल भी कराऊंगा। आउटकम बजट इज अ प्रोग्रेस कार्ड, जैसे तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड आती थी स्कूल के अंदर, ऐसे ही जब साल खत्म हो जाता है तो एक रिपोर्ट कार्ड आती है, सरकार ने जो पिछले साल बजट बनाया था उसमें से जैसा सोचा था क्या वैसा ही किया है, उसकी रिपोर्ट कार्ड है। तो इट इज अ प्रोग्रेस कार्ड, रिपोर्ट कार्ड ऑन व्हाट वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स हैव डन विद द आउटले इन द प्रीवियस एनुअल बजट। सॉरी यार, चाय ठंडी हो गई थी, इसमें फोकस ज्यादा था। देखो जी, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट। पिछले साल का जो बजट होता है उसमें तुमने कैसा किया, उतना खर्चा किया नहीं किया, जो प्रीवियस एनुअल बजट था उसके आउटलेज, आउटलेज का मतलब एक्सपेंडिचर होता है, उसकी एक रिपोर्ट कार्ड होती है। तो इससे हम डेवलपमेंट को मेजर कर लेते हैं कि भैया देश की डेवलपमेंट उसके हिसाब से हुई, मनी उस हिसाब से स्पेंड हुई या नहीं हुई, बस फंड का यूज हुआ या नहीं हुआ। फंड का यूज बेसिकली देखते हैं कि हुआ नहीं हुआ, बस दिस इज कॉल्ड आउटकम बजट। एक बस यही है, नोट्स की तरह तुम्हारे लिए हर एक चीज बनाई हुई है भाई, ये सब नोट्स ही हैं, समझे? ये लो जी, आउटकम बजट है, फिर तुम्हारे पास ऑप्शन भी अवेलेबल है, मैंने जानबूझ के उसको रीड करके नहीं बताया। ऑप्शन ए, बी और सी, इन तीनों में से एक ठीक है, डी वाला गलत है। आप बताओ कौन सा सही है? पाठक भाई बोल रहा है सर की चाय वाटर फॉर लव सर। स्मॉल, हाँ देवेंद्र वर्मा,
हुई थी बारिश। दिव्य ज्योति फैक्चुअल चैप्टर है, सिर्फ में फैक्ट्स हैं। अगली क्लास में आएंगे तो उसके अंदर हम वैल्यूज पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। अभी मैं करा दूं क्या तुम्हें और खींच दूं चैप्टर को? थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। देखो जी, आउटकम बजटिंग पूछा है, आउटकम बजट नहीं, आउटकम बजटिंग। तो इट सेट अप अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन बजटरी एलोकेशंस एंड परफॉर्मेंस टारगेट। मतलब बजट में तुम्हें क्या दिया गया था, एलोकेट किया गया था, तुमने उसको कितना परफॉर्म किया, कितना खर्च किया। ठीक है, इसको आउटपुट और आउटकम से के थ्रू इसको इंडिकेट करते हैं। मतलब क्या तुम्हें दिया गया था, क्या तुमने खर्च किया, उसको ही बताने वाला बजट है। बी वाला यहां पर राइट आंसर मुझे दिख रहा है। ठीक है, हाँ यही है, बी वाला ही सही है। हाँ, लवेश, अल्पोन और चंदुभाई, चंदुभाई है भाई है। चलो जी भैया, भाई एक बार बताना, थोड़ा सा और पढ़ा दूं क्या? 15 से 20 मिनट लगेंगे मुझे, कुछ बेसिक बताने हैं। अगली क्लास का मामला सेट हो जाएगा। सर मार्कशीट कब तक अपलोड कर सकते हैं 12th की सितंबर अटेम्प्ट के लिए? अभी चालू है, अपलोड कर दो। डेट एक्चुअली मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा। निहारिका उसको एक बार रिवाइज करो, चाणक्य 2.0 बैच से भी दिया हुआ उसके अंदर। अभिजीत कह रहा है सर मैंने आपको नोट सेंड किए हैं इंस्टाग्राम पर, प्लीज चेकआउट। स्टोरी में सेंड किए होंगे तो आ जाएंगे मेरे पास, मैं देख लेता हूं भाई। हाँ पायल के दाम ऐसे भी चलेगा, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, टिक करने से, कंफर्टेबल हो टिक करने से, जैसे भी आपको। आदित्य, फाइनेंस बिल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर टैक्सेशन से रिलेटेड चेंजेस लिखे होते हैं। आरटीपी चेक कैसे करें? सुप्रिया शर्मा, मैं कराऊंगा चेक आपको आज शाम को 5:30 बजे। यूट्यूब पे आ जाना, सीए वाला चैनल पे लाइव। ठीक है, ट्रेजरी बिल चैप्टर नंबर 8 में आएगा भाई। ठीक है सर, इफ किसी भी सभा से परमिशन नहीं मिली तो, वैसे परमिशन नहीं मिली तो बजट फेल हो जाता है, लेकिन जब तुम्हारी सरकार बनी हुई है तो ज्यादातर बंदे तुम्हारे हैं, तो परमिशन तो मिलेगी मिलेगी। समझे? डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को जो पैसा मिलता है वो कहां जाता है? सारा पैसा जशनदीप उन सभी डिपार्टमेंट्स का अकाउंट होता है, उनके अकाउंट में जाता है, फिर वो खर्च करते हैं। पार्लियामेंट का मतलब हितेन, देश की संसद, जहां पर सारे एमपी बैठे होते हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर चूज किया है। ऑटोनोमस बॉडी सुजल कुमार ऐसी बॉडीज होती है जो खुद रन हो रही होती है, खुद चला रही होती है, इसके अंदर सरकार की दखल अंदाजी नहीं होती, लेकिन ये प्राइवेट भी नहीं होती। जैसे कि आईसीएआई प्राइवेट नहीं है और सरकार भी नहीं चला रही, इसी के बंदे चला रहे हैं, तो ये ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, सरकार में कौन कौन आता है? सारे मिनिस्टर्स आते हैं। डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन में प्राची सरकार कंटीजेंसी फंड को यूज नहीं करती, नहीं, जब डिप्रेशन आ जाता है तब कर सकती है, वो भी प्रेसिडेंट से पूछ के, इतना अर्जेंट थोड़ी है। आज बजट शो होगा प्रियांशु, 23 तारीख बता रखा था यार, कल होना चाहिए। क्या ये 12th वाला ये? क्या अनुज? बिल्कुल भी नहीं, ये 12th वाला नहीं है। बजट अप्लाई कब से होता है अखिलेश? 1 अप्रैल से अप्लाई हो जाएगा, यानी 1 अप्रैल से अप्लाई हो जाता है। ये तो स्पेशल ईयर था, इलेक्शन ईयर, तो इसमें तो अभी अप्लाई हो जाएगा, बाकी सब में वैसे हो जाएगा। आज सुप्रिया शर्मा मैं ही कराऊंगा ना, आप कहां चेक कर रही हो फिर? सर प्रोविडेंट फंड तो हमारा पैसा है, फिर सरकार क्यों निकालेगी? गौरव, क्योंकि सरकार उस पैसे को यूज कर रही है तो आपको इंटरेस्ट भी तो दे रही है, बैंक भी तो यूज कर लेते हैं तुम्हारे पैसे को। पब्लिक अकाउंट में रखने की कोई मिनिमम लिमिट है? नहीं प्रियांशु, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, समर्थ जोशी पूछ रहे हैं बजट का हाउस होल्ड पर क्या इंपैक्ट होता है? जो बजट के अंदर स्कीम बनाई है हाउस होल्ड के लिए, उस पर डिपेंड करता है, वो तो हाउस होल्ड के लिए कुछ किया है या नहीं किया है।
पब्लिक अकाउंट का यूज कैसे करता है गवर्नमेंट, एग्जांपल दे दो। मुकेश कुमार, उसको जहां जरूरत पड़ती है यार वहां के एक्सपेंडिचर्स के लिए यूज कर लेता है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। मजा आ रहा है इस यूनिट में, बहुत नॉलेज मिल रही है कृष्णा। हाँ लेकिन थोड़ी स्टेप बाय स्टेप इसमें है ना, मॉड्यूल वालों ने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप नहीं दिया हुआ। देखो क्या होता है दोस्त, मेरे पढ़ाने की बात सुनो, मैं तुम्हें 11 स्टेप्स के अंदर 1 2 3 ऐसे करता करता 11 स्टेप के अंदर बजट कैसे बनता है पूरा समझा सकता हूं। वो बहुत बेसिक नॉलेज है, और ये मेरी स्पेशलिटी है कि मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा दूंगा। लेकिन दोस्त यहां इकोनॉमिक्स पढ़े हुए मुझसे बच्चे होंगे जिन्होंने 11वीं 12वीं में ही पढ़ रखी होगी, वहां पर अपना तरीका चलता है। यहां पर मॉड्यूल सख्त हो जाता है, कहता है अपना तरीका रहने दे, तू जो मॉड्यूल वाला है उससे कराओ। तो यहां पर मॉड्यूल की हमें बात सुननी पड़ती है, क्योंकि मॉड्यूल के बेस पे तुम्हारा पेपर बनेगा। तो हम नहीं चाहते कि तुम्हारे नंबर किसी वजह से कटे, अपने तरीके से समझा दूंगा, पूरा तुम्हारे भेजे में तो घुस जाएगा, लेकिन एग्जाम टारगेट नहीं हो पाएगा भाई। फिर मैं समझाऊंगा तो मैं भाषा भी थोड़ी आसान कर दूंगा, मैं लैंग्वेज बहुत इजी कर दूंगा, लेकिन लैंग्वेज जहां इजी करी मैंने वहां तुम्हारा नुकसान कर दिया, क्योंकि मॉड्यूल में जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के हिसाब से पेपर आएगा, समझे ना तो मैं लैंग्वेज बदल सकता नहीं। तो ये प्रॉब्लम है यहां पर आईसीआई के साथ, ये प्रॉब्लम है। अगर ये पेपर लिखने वाला होता थ्योरेटिकल, तो इसकी तो ऐसी कम तैसी, इसकी ढैया यूं कर देते पुर 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 पुर। क्यों? अपनी लैंग्वेज में लिखते फिर आंसर, इतना समझदारी से, इतना बढ़िया तरीके से लिखते कि जो इकोनॉमिक्स का पेपर चेक कर रहा होता वो कभी गलत ही नहीं कर पाता तुम्हारे आंसर को, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत आसानी से याद कर लेते। लेकिन ठीक है, फाइनली तुम्हें तो एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, वो भी थोड़ा ठीक है, ठीक है, ओके। पृथ्वीराज जी बोल रहे हैं सर फ्लो चार्ट सा बना दो एक बारी, समरी दे दो, आज की समरी देख लो भैया, फिर बताता हूं। बजट बनेगा तो पिछले साल को बोलते हैं प्रीसीडिंग ईयर के अगस्त सितंबर से प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगस्त सितंबर के महीने से वेरियस मिनिस्ट्रीज के साथ उनके डिमांड वगैरह पूछी जाएंगी, क्या क्या चाहिए। अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री से सरकार पूछती है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इन सब से पूछ पाछ के सरकार जनवरी के महीने में बजट बना देती है, फिक्स कर देती है, पीएम से डिस्कस कर लेती है, हलवा सेरेमनी कर लेती है, और फिर बजट को लोकसभा में पेश करती है। लोकसभा में पेश होता है, 2 स्पीच होती है, स्पीच ए और स्पीच बी। स्पीच ए में बताती है कि अभी देश की प्रिवेलिंग मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है। स्पीच बी में बताती है कि डायरेक्शन क्या है फ्यूचर में चेंजेस का, टैक्स में क्या चेंजेस आने हैं। इसके बाद फटाक से टेबल पे रख दिया जाता है राज्यसभा में, राज्यसभा में डिस्कशन होती है, डिस्कशन होते ही वापस लोकसभा में आता है, यानी 2 पार्ट में लोकसभा में स्पीच होती है। तो लोकसभा में आएगा तो लोकसभा में यहां से फाइनली डिसाइड कर लेंगे कि कितना पैसा कटना है, अप्रोप्रिएशन बिल बनेगा। टैक्स के लिए जो बिल बनेगा वो फाइनेंस बिल होता है, यहां पर टैक्स में क्या क्या चेंज करने हैं फाइनेंस बिल में आएंगे, ठीक है जी। और बजट को फाइनली पास कर दिया जाएगा। ये तो बजट मेकिंग प्रोसेस है, इतना लप्पू सा। इस बीच में उसने क्या क्या बताया हुआ है कि सरकार के पास इतने गुलूटिन का प्रोसेस भी होता है बीच में, यहां पर डॉक्यूमेंट कुछ और रखने होते हैं, एफआरबीएम एक्ट बता दिया, बीच में इसने बहुत सारी कहानियां बता दी। सिंपल प्रोसेस यही है जो बहुत छोटे से में शुरू हो गया और बहुत छोटे से में खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन आपको ये पूरी बातें ध्यान रखनी है। आगे पढ़ा दूंगा थोड़ा सा और, चलो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे जो बचा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि अगली क्लास में शायद ये खत्म हो जाए, शायद बोल रहा हूं, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन। प्यार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ध्यान रखना, प्यार पूरा बनाए रखना है। लीडर बोर्ड दिखा रहा हूं आपको। नंबर 1 पे फरहान, फिर नीलेश, फिर अंतरिक्ष, फिर भवानी, तान्या, धवल, प्राची, हितेन, इफला और अक्षत। दीज आर द टॉपर्स। थैंक यू, बाय बाय।